हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिगेंद्र वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गैप हो गया है आपके लिए वीडियो अपलोड करने में। थोड़ा सा टाइम बीच में मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। स्टूडेंट्स, अपना देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का दो ट्रिक्स हमने बीच में यूज़ की थी। दो ट्रिक्स यूज़ की थी जो कि 72 से लेकर आर्टिकल 72 से लेकर 111 तक प्लस 89 वाली ट्रिक थी, एंड देन 112 से लेकर 124 तक प्लस 90 वाली ट्रिक थी हमारी, जो कि देखिए मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, सेंट्रल प्रोविज़न प्लस 89 इज इक्वल्स टू स्टेट प्रोविज़न, और ऐसे ही सेंट्रल प्रोविज़न प्लस 90 इज इक्वल्स टू स्टेट प्रोविज़न्स जो है, ये हमारी ट्रिक थी। इन दोनों ट्रिक्स से स्टूडेंट्स अपनी काफ़ी आर्टिकल्स कंप्लीट हुए थे। तो ये पिछले दो वीडियोस जो हैं वो देखिए हमारे आर्टिकल 124 तक एक वीडियो में, एंड देन आर्टिकल आपका 214 तक। हाँ, तो ये हमारा अभी तक कंप्लीट हो चुका है। पार्ट वाइज हमने इसलिए पढ़ा है, देखिए, क्योंकि दो ट्रिक्स अलग अलग हैं। तो देखिए, एक जो हमने 72 में प्लस 89 हमने किया तो 161 आया था हमारा। तो 161 यानी कि 161 से हमने फिर उसके लिए वहाँ तक हमने पढ़ा था। 161 से स्टार्ट किया था। आपका स्टेट प्रोविज़न जो है वो हमें मिले थे सेंट्रल प्रोविज़न में 89 ऐड करने के बाद। तो हमारा 161 से लेकर आपका पूरा 214 तक कंप्लीट है, राइट। लेकिन जो आपका 72 के बाद हमारा जो 111 तक जो ट्रिक थी, आपकी जो ट्रिक थी एक्चुअली वो 111 तक की थी, 72 से लेके 111 तक। तो 111 के बाद फिर 112 में हमारी 90 वाली ट्रिक हुई, 112 से लेकर 124 तक। तो ये तो हमारे ट्रिक्स से ही सारे कंप्लीट हो गए थे। आप लोग देखिए, जो नए स्टूडेंट हैं उनको मेरी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा जो मैं कह रहा हूँ। आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको पुराने वीडियोस मिलेंगे, आप उनमें देखिएगा ज़रूर। उसमें वो ट्रिक्स के बेसिस पर काफ़ी आर्टिकल्स हमारे कंप्लीट हुए थे। तो अब हमारा जो बीच का जो पोर्शन छूटा हुआ है वो है आर्टिकल 125 से लेकर आर्टिकल 160 तक, क्योंकि 160 से तो हमारी वो ट्रिक ही स्टार्ट हो गई। तो इसलिए स्टूडेंट्स, वो जो बीच वाला पोर्शन है आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आज स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी ने वशिष्ठ लॉ क्लासेस के चैनल को बहुत लाइक किया है और काफ़ी वीडियोस आप लोगों ने इसके देखे हैं। देखिए, काफ़ी तो नहीं, जस्ट 25 वीडियोस ही है, आई थिंक 25 वीडियोस ही हैं अभी, लेकिन उनको काफ़ी आप लोगों ने देखा है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों का बहुत सपोर्ट है इस चैनल के लिए, लेकिन थोड़े से सब्सक्राइबर्स कम है। देखिए स्टूडेंट, सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए। और देखिए क्या है, ये पॉलिसी जो है यूट्यूब की, गूगल की जो पॉलिसीज़ हैं, ये सब परमानेंट नहीं रहने वाली हैं। हो सकता है इन द फ्यूचर एज सच कोई पॉलिसी आ जाए कि जो सब्सक्राइब करेंगे उनको ही वो वीडियोस, वो चैनल देखने मिलेंगे। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से देखिए, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब करना, तो आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को और अभी की जो पॉलिसीज़ हैं उनका फ़ायदा उठाइए। और देखिए, ये चैनल जो है आपको थ्रू आउट काफ़ी काम आने वाला है। देखिए, सिविल जज की प्रिपरेशन करें आप या फिर ADPO की प्रिपरेशन करें, दोनों के लिए ये वशिष्ठ लॉ क्लासेस का चैनल आपके बहुत काम आने वाला है।
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं 125 से, हमारा आर्टिकल 125 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यायाधीशों के वेतन आदि, आर्टिकल 125 में न्यायाधीशों के, वो अभी एक्चुअली हम सुप्रीम कोर्ट वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो आप देखिएगा तो आप कनेक्ट हो जाएंगे मेरे इस वीडियो से। न्यायाधीशों के वेतन आदि, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो सेकंड शेड्यूल में विनिर्दिष्ट है। देखिए, शेड्यूल वाला वीडियो आप लोगों ने मेरा देखा होगा स्टूडेंट्स। शेड्यूल वाले वीडियो में वो क्लियर बिल्कुल सेकंड शेड्यूल मेथड में अप टू 12th शेड्यूल में पूरा डिटेल में मैंने बताया, और उनको याद रखने का तरीका भी बताया है। बहुत आसान हो गया है शेड्यूल्स याद करना। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और देखिए, वेतन वाली बात सेकंड शेड्यूल में दी गई है, तो हमें अब ये सेकंड शेड्यूल अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हमारे शेड्यूल्स तो पहले ही क्लियर हैं। तो देखिए, ये आपका सैलरीज एटसेट्रा ऑफ जजेस, ये आपका 125 में सुप्रीम कोर्ट के सैलरी के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी के बारे में 120। अच्छा, और इनका निर्धारण कौन करता है? तो संसद इसका निर्धारण करती है, इनकी सैलरीज का। चलिए, 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, कार्यकारी अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ही, न्यायालय के मीन्स सुप्रीम कोर्ट के ही, न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ही एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करें, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। मीन्स देखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो मुख्य न्यायमूर्ति जो है उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। किन में से करेंगे? तो वो वही सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनमें से ही एक एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति होगी। ये हमारा 126 आर्टिकल 127 देखिए, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। तो देखिए, ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया आर्टिकल है, और 127 आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त ना हो, कोरम कंप्लीट ना हो। देखिए, यदि कोरम कंप्लीट नहीं है तो फिर, अच्छा, इसमें देखिए राष्ट्रीय नियामक नियुक्तियां जो आर्टिकल 124 है, तो देखिए वो तो अब हट चुका है, तो इसलिए इस चीज़ को यहाँ से हटा दिया गया है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग वाली बात हटा दी गई है। तो इसमें हम जब गणपूर्ति न हो, जब गणपूर्ति प्राप्त न हो तो और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित है और जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नाम निर्दिष्ट करें, न्यायालयों की बैठक में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा। एडहॉक जजेस के लिए देखिए आर्टिकल 127 में बताया गया है, इफ एट एनी टाइम देयर शुड नॉट बी अ कोरम ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट available to hold or continue any session of the court। अब ये देखिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाली बात तो हट गई है, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। एंड आफ्टर consultation with the Chief Justice of the High Court concerned, request in writing the attendance at the sittings of the court as an ad hoc judge for such period as may be necessary of a judge of a high court duly qualified for appointment as a judge of the Supreme Court to be
डेजिग्नेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये एडॉक जजेस की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। देखिए ये हमारा आर्टिकल 127 है। उसके बाद देखिए 128 आप छोड़ सकते हैं, 129 ज़रूर आपको देखना पड़ेगा। 129 अच्छा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है, आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बीच में बोल रहा हूँ, देखिए मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो बुक एंड रजिस्टर आप ओपन जरूर करके रखिए। आपकी जो बुक है उसमें आप टिक लगाते चलिए और मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। ओके 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, आर्टिकल 129 एग्जाम में कई बार पूछा गया है स्टूडेंट। उच्चतम न्यायालय का स्थान, आर्टिकल 130 उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। देखिए ये दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान, मतलब देखिए दिल्ली में है, ये तो पहले से ही दिल्ली में है, लेकिन देखिए ये चेंज भी हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है, अथवा अन्य ऐसे स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियत कर सकते हैं। देखिए अभी तो दिल्ली में है ही, ये चेंज भी हो सकते हैं। तो ये हमारे आर्टिकल 130 में ये स्पेसिफिक मेंशन है। देखिए द सुप्रीम कोर्ट शैल sit in Delhi or in such other place or places as the Chief Justice of India may, with the approval of the President from time to time, अपॉइंट। ये हमारा 130 हुआ। देखिए 131 भी अच्छा है, 131 आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच। देखिए जुरिस्डिक्शन वाली बात आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस कौन से जाएंगे, ये इससे रिलेटेड ये इसमें लिखा हुआ है। देखिए भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच। नंबर सेकंड, एक और मतलब वन साइड, एक साइड भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक या अन्य राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच में यदि कोई किसी विवाद में यदि और जहां तक उस विवाद में विधि का या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्बलित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का या अस्तित्व का विस्तार निर्भर है, तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी। देखिए कितना अच्छा है, क्लियर लिखा है, बहुत ज़्यादा इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको सिंपल वर्ड्स हैं, आपको इजीली समझ ही आ गए होंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द exclusion of any other court have original jurisdiction in any dispute between the government of India and one or more states, or between the government of India and any state or states on one side and one or more other states on the other side, और बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, दो या अधिक राज्यों के बीच का यदि कोई विवाद है, इफ एंड इन सो फार एज द डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स एनी क्वेश्चन वेदर ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट ऑन विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ अ लीगल राइट डिपेंड्स, provided that
जब भी परंतु होता है देखिए, तो हमने पहले से भी हम पढ़ते आ रहे हैं, जब भी परंतु जहाँ होता है वहाँ पर हमें बहुत ध्यान से उसे पढ़ना चाहिए, उसे अंडरलाइन करके आप रख सकते हैं। देखिए, प्रोवाइडेड दैट, परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचन पत्र, सनद या वैसी अन्य लिखत से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी। डेफिनेटली ये आर्टिकल 131 का जो पावर है, तो ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही तो ये चीज़ें यूज़ होंगी। इससे पहले यदि कोई ऐसा संविदा हुई थी, ऐसी कोई संधि हुई थी, तो फिर ये वाला जो अधिकारिता का विस्तार जो है आर्टिकल 131 का उस पर लागू नहीं होगा। यह निष्पादित की गई थी, एग्जीक्यूट हुई थी, या उससे पहले कोई संधि प्रारंभ हुई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात प्रवर्तन में है, या जो यह उपबंध करती है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा, या फिर सच किसी आपकी जो संधि है, कोई करार है, वचन पत्र, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा, तो फिर ये 131 लागू नहीं होगी। ध्यान रखिए, अच्छी चीज़ है, हमें ध्यान में इसको रखना है आर्टिकल 131 के लिए। प्रोवाइडेड दैट the said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instrument which having been entered into or executed before the commencement of this constitution continues in operation after such commencement, or which provides that the said jurisdiction shall not extend to such a dispute। क्लियरली है, देखिए क्लियरली यदि उसमें सच लिखा हुआ है कि वो आपका देखिए उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। अदरवाइज तो हमारा 131 क ख ग तीनों में लिखा हुआ है किस कंडीशन में जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो आर्टिकल 131 अच्छा आर्टिकल है। देखिए अब 132 देखिए आप, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से हाई कोर्ट से अपील्स के बारे में बताया गया है। देखिए ये भी मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट, आप मार्क कर सकते हैं। अच्छा देखिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये वीडियो जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 9th वीडियो है और आपके वशिष्ठ लॉ क्लासेस के चैनल का 26th वीडियो है स्टूडेंट्स। तो इससे देखिए 9th वीडियो, इसमें मैंने एक वीडियो आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और आपकी बुक में उसको मार्क ज़रूर कर लीजिए। सारे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं मैं तो पढ़ाता जाता हूँ, उस समय बताता जाता हूँ, लेकिन आप यदि पहले से मार्क कर लोगे तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी होगी। चलिए 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, ये हमारा आर्टिकल 132 है। Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from high courts in certain cases ध्यान रखिए, भारत के राज्य क्षेत्र के में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद हाईकोर्ट, यदि वो हाईकोर्ट जो है आर्टिकल 134A जो आगे आएगा अभी हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 134A के अधीन प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। बहुत अच्छा, देखिए बहुत बढ़िया। मतलब देखिए आपकी अपील सुप्रीम कोर्ट में कब जाएगी, आपकी अपील तब जाएगी जबकि हाई कोर्ट से जाना है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो तब जाएगी जबकि हाई कोर्ट वो एक सर्टिफाई कर देगा, उस चीज़ के लिए सर्टिफिकेट देंगे 134A में, तभी फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी। ये सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के लिए, ध्यान रखिए। अच्छा अब ये हो गया हमारा, देखिए आर्टिकल आपका 132 का क्लॉज 1, क्लॉज 2 देखिए, जहां ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया गया है, ये सर्टिफिकेट जो है दे दिया गया है, वहां उस मामले में
कोई पक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है। वेयर सच अ सर्टिफिकेट इज गिवन, अब सर्टिफिकेट दे दिया आर्टिकल 134A के अकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट अब दे दिया तो अब वेयर सच अ सर्टिफिकेट इज गिवन एनी पार्टी इन द केस मे अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट एनी सच क्वेश्चन एज अफोरसेड हैज बीन रॉन्गली डिसाइडेड, गलत तरीके से डिसाइड हुआ था, तो वो उस अपील में यही तो लिखा जाता है। देखिए अपील में देखिए अपील मीन्स देखिए क्या है कि अपर कोर्ट में उस जजमेंट को चैलेंज किया जा रहा है, उस ऑर्डर को चैलेंज किया जा रहा है और उनकी गलती बताई जा रही है कि देखिए हमारी बात वहाँ नहीं सुनी गई, या फिर ये कह सकते हैं कि उसका इंटरप्रिटेशन गलत हुआ है लॉ का, ये वॉटेवर ये सब चीज़ें आपकी अपील में मेंशन की जाती हैं। चलिए तो ये हमारा 132 हुआ। अब 133 स्पेसिफिक है, पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अपने लिए। 133 और 134 के लिए, 133 आपका सिविल केसेस के लिए है और 134 आपका क्रिमिनल केसेस के लिए है। उच्च न्यायालयों से, हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से सिविल विषयों में संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के बारे में आर्टिकल 133 में बताया गया है। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स इन रिगार्ड टू सिविल मैटर्स। ध्यान रखिए 133 अच्छे से हमें ध्यान रखना है। 133 सिविल मैटर्स के लिए और क्रिमिनल मैटर्स के लिए, तो देखिए दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, सिविल और क्रिमिनल। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं एक छोटी सी एक क्लू के लिए, आपके दिमाग के लिए, कि देखिए वहाँ ऑप्शन में आपका क्या आएगा। ये आपके हेडिंग से रिलेटेड ही पूछा जाता है। देखिए क्या कि दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में है? अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स। तो देखिए हमें तो देखिए मैं आपसे पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ स्पष्ट, हमें तो जहाँ से भी जैसे भी क्लू मिल जाए, सिली हो, फनी हो, व्हाटएवर जो भी किसी को लगे, हमारा तो आंसर क्लियर होना चाहिए बस। यदि हमारा आंसर कहीं से क्लियर हो रहा है तो फिर हमें वो ट्रिक बहुत काम की और 1 नंबर हमें मिल रहा है तो कितनी अच्छी बात है। देखिए 0 नहीं मिल रहा है तो देखिए हमें यदि याद है तो बेहतर है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि याद है तो बेहतर है, लेकिन यदि हम भूल रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या होंगे। देखिए सिविल केस के लिए, सिविल के लिए और क्रिमिनल के लिए छोटी सी ट्रिक है कि सिविल किस में है। फिर ऑप्शन 132, 133, 134, 135 सिविल केसेस के बारे में, सिविल विषयों के बारे में उच्चतम न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय में अपीली अधिकारिता। ये इतना तो सब समझ लेंगे। देखिए कि ये इसी रेंज में कहीं ना कहीं है, 132, 133, 134, 135। तो अब हमें देखिए ध्यान रखने के लिए आप लोग बस इतना ध्यान रखना कि सिविल में 3 लेटर्स हैं 3 लेटर्स, तो 133 आप समझिए 133 लास्ट वाला, इसमें जो नंबर है वो 3 है ना। हाँ अब क्लियर हो सकता है आपके लिए, अब क्लियर हो सकता है। अब कहीं ना कहीं शायद वो हम इधर उधर देखें, इससे अच्छा है कि हम प्रश्न को ही देखें, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में सिविल लिखा हुआ है ना, सिविल हम हिंदी में लिख रहे हैं सिविल, तो 3 हमें लेटर्स मिल रहा है सिविल, तो हमें कहीं ना कहीं छोटा सा एक क्लू मिल रहा है कि ये 133 है, 3 अक्षर 133। क्रिमिनल में 4 अक्षर तो 4, लास्ट में 4 है, 134। अरे वाह, अब हमें ऐसे ध्यान रहेगा कि किस में सिविल, कौन सी सिविल केसेस के लिए है, कौन सा आर्टिकल क्रिमिनल केसेस के लिए है। हाँ क्रिमिनल में 4 लेटर्स हैं तो लास्ट में 4 है उसमें। अब ठीक है, ध्यान रखिए ये जो छोटे छोटे से क्लूज हैं ये उनके लिए है जिन्होंने पढ़ा है और वहाँ एकदम से भूल गए हैं कि 132 से 33 से 34 से 35 से क्या है, एक जैसे नंबर्स मिले रहेंगे, आप कैसे बता पाएंगे। तो ये उनके लिए ही है देखिए ट्रिक्स, जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा तो है। अब जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो तो फिर कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखिए इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। आप लोग पढ़िए, आप लोग रेगुलरली मेरे वीडियोज़ देखिए, वीडियोज़ देख कर ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, वीडियोज़ देख के सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको
मेहनत ज़रूर करना, रिवाइज करिए। देखिए बार बार एक चीज़ आपको यदि क्लियर नहीं हो रही तो बार बार देखिए। और मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, देखिए कि आप स्टूडेंट्स, आप लोग जो है मूवीज़ वगैरह, गाने वगैरह कुछ मत सुनिए जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता सिविल जज में या एडीपीओ में। आप ईयरफोन लगाकर बढ़िया वीडियोस सुनिए, मेरे चैनल के सुनिए या दूसरे चैनल के, जिसका भी आपको अच्छा लगे, जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त हो वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि ये आप इस तरीके से फॉलो कर, आप सिविल जज बन जाएंगे, आप एडीपीओ बन जाओगे। अदरवाइज तो देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत है। एक एक क्वेश्चन, यदि एक क्वेश्चन गलत हो गया तो एक एक नंबर से कितनी रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। इसलिए शायद मैंने कहीं ना कहीं छोटे छोटे से क्लूज आप लोगों के लिए, ट्रिक्स आप लोगों के लिए इन्वेंशन किया है इनका, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वहाँ बुक बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं आपसे कि आपने किस आधार पर क्या कैलकुलेट करके आपने आंसर टिक किया है, उन्हें तो सही आंसर से मतलब है। चलिए, तो हमारा 133 और 134 आप इसी तरह ध्यान रखना, बाकी इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। सिविल क्रिमिनल ये ध्यान रखिएगा। 134A देखिए, अब जो कि अभी बीच में 132 में हमने पढ़ा था कि 134A में एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है हाई कोर्ट द्वारा, यदि आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो वही सर्टिफिकेट वाली बात आर्टिकल 134A है। 134A उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। देखिए प्रत्येक उच्च न्यायालय जो आर्टिकल 132 के खंड 1 या 133 के खंड 1, 134 के खंड 1 में निर्दिष्ट निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित करता है या देता है, इस प्रकार पारित किए जाने या दिए जाने के पश्चात यथाशक्ति शीघ्र इस प्रश्न का अवधारण कि उस मामले के संबंध में यथा स्थिति अनुच्छेद 132 के खंड 1 या 133 के 1 या 134 के खंड 1 के उपखंड ग में निर्दिष्ट प्रकृति का प्रमाण पत्र दिया जाए या नहीं। वो सर्टिफिकेट के बारे में इन सब में लिखा हुआ है, देखिए 132, 133, 134 में। ठीक है, अब यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है, यदि ऐसा करना ठीक, कौन? हाई कोर्ट। यदि हाई कोर्ट ऐसा करना ठीक समझता है तो स्वप्रेरणा से कर सकेगा, स्वप्रेरणा से भी कर सकेगा। और यदि ऐसा निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित किए जाने या दिए जाने के ठीक पश्चात व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से मौखिक निवेदन किया जाता है तो करेगा। दोनों चीज़ों में देखिए, या तो स्वप्रेरणा से भी ऐसा कर सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि ठीक है अब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, आपके पास राइट है। या फिर दूसरा, यदि जो एग्रीव्ड है, एग्रीव्ड पार्टी है, व्यथित पक्षकार है, यदि वो एज सच को एप्लीकेशन दे या फिर ओरली भी कहें कि हमारे लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए, तो फिर उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा हाई कोर्ट। ये वाली बात है आपकी आर्टिकल 134A। बहुत अच्छा आर्टिकल है, पता नहीं क्यों एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया, मेरे हिसाब से इस बार शायद आ सकता है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग टिक कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 134A। उसके बाद देखिए 136, देखिए अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, इस SLP आप लोगों ने कई बार सुना होगा स्टूडेंट, देखिए कई बार सुना होगा, लेकिन अब यहाँ आपके लिए स्पेसिफिकली पता चला कि इस SLP जो है वो आपकी आर्टिकल 136 में है। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा। SLP लगेगी अपील फाइल करने के लिए, स्पेशली पिटीशन। देखिए नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर द सुप्रीम कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, determination, sentence or order in any
cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India। ये ध्यान रखिए 136 SLP के बारे में आप इतना ही ध्यान रखो, बाकी तो चीज़ें आपके अंडरस्टूड है। देखिए आप तो इतना ही ध्यान रखिए SLP, और इसी तरह से प्रश्न भी पूछा गया है कि SLP किस आर्टिकल, तो 136 में है, 1, 3 and 6 ध्यान रखिए। अच्छा, अब उसके बाद खंड एक की कोई बात, इसी में देख लेते हैं, इसका क्लॉज 2 और देख लेते हैं। खंड एक की कोई बात, सशस्त्र बलों से, आर्म फोर्सेस जो है उनसे संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय द्वारा या अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारणा, दंडादेश या आदेश को लागू नहीं होगी। SLP वाली बात यहाँ नहीं है, ध्यान रखिए। नथिंग इन क्लॉज 1 shall apply to any judgment, determination, sentence or order passed or made by any court or tribunal constituted by or under any law relating to the armed forces। ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखिए 136(2) का। 137 भी बहुत अच्छी है, एग्जाम में आई है। निर्णयों या आदेशों का उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, रिव्यू, ध्यान रखिए रिव्यू 137 में है। आर्टिकल 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स ऑफ ऑर्डर और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिए। 2 वर्ड इसके बीच में आपको थोड़ा सा बता दूं, देखिए 2 टर्मिनोलॉजी यूज होती है हमेशा, रिव्यू एंड रिवीजन। तो रिव्यू क्या होता है, देखिए सीपीसी में भी आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए आपके लिए देखिए रिव्यू होता क्या है, री प्लस व्यू इज इक्वल्स टू रिव्यू, बस इतना हमें ध्यान रखना है। री प्लस व्यू इज इक्वल्स टू रिव्यू मीन्स री प्लस व्यू मतलब फिर से देखिए कौन, आप ही देखिए जिसने जजमेंट या ऑर्डर कोई पास किया है, तो इसका मतलब रिव्यू सेम कोर्ट में है। री प्लस व्यू फिर से देखिए मीन्स सेम कोर्ट में। रिवीजन क्या होता है, रिवीजन मीन्स होता है आपका अपर कोर्ट में, यानी लोअर कोर्ट से कोई हुआ है तो उसकी रिवीजन अपर कोर्ट में होगी, उससे ऊपर वाले कोर्ट में, जो जिस रैंक के कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है उसकी रिवीजन उससे ऊपर वाले कोर्ट में। तो रिव्यू एंड रिवीजन में बस इतना सा अंतर है। देखिए कई बार आपके सिविल जज के मेंस में लिखने के लिए आया है रिव्यू एंड रिवीजन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप इतना मन से लिख सकते हैं। देखिए अब आपको पता चल गया तो ये आप मन से बना के भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिए आपका जो मेंस एग्जाम होगा, मेंस में वो वहाँ जो चेक करने वाले हैं, देखिए वो आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप बुकिश लैंग्वेज लिखिए, वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपके टोटल बुकिश लैंग्वेज हो, एक्सपेक्ट करेंगे ही नहीं वो। आप हाँ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स उसके कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी सेक्शन के आर्टिकल के यदि कोई वो पूछ रहे हैं तो उसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो कंप्लीट होना चाहिए बस, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में उसे अच्छे से बना के डेकोरेट करके लिख सकते हो, आपको बराबर नंबर मिलेंगे। तो ये हमारा हो गया 137। 138 देखिए क्या है रिव्यू के बारे में 137। अच्छा 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि, एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 138 ये भी इसी तरीके से पूछा गया है, बस देखिए आर्टिकल वाइज ही पूछे गए हैं, ये नंबर इनके पूछ लिए जाते हैं कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि किस आर्टिकल में है, तो वो 138 में है। उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में, देखिए सूचियाँ से सूची 7 से 7, अब देखिए कितना क्लियर है, सूचियाँ आप पढ़ोगे, जब अनुसूचियाँ पढ़ोगे तब आपको बहुत मजा आएगा शेड्यूल्स पढ़ने में। मैंने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स दी हैं स्टूडेंट्स, उसमें बहुत अच्छे अच्छे, आपको बहुत इजी रहेगा याद करने में। तो जो 7th शेड्यूल में जो संघ सूची वाली बात दी गई है, तो वो देखिए संघ सूची के विषयों में से वो यहीं पे उसके लिए बताया गया है। उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से, अंडरलाइन करिए, अधिकारिता की वृद्धि के लिए अपन पढ़ रहे हैं, तो संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे। ध्यान रखिए ये संसद विधि द्वारा जो प्रदान करे और संघ सूची, इन दोनों पे अंडरलाइन कर सकते हो आप अधिकारिता की वृद्धि के लिए, ठीक है, संसद के लिए पावर है। अब देखिए सेकंड इसका आर्टिकल देखिए, यदि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का उपबंध करती है
तो उच्चतम न्यायालय को किसी विषय के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष करार द्वारा प्रदान करे। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर jurisdiction and powers with respect to any matter as the government of India and the government of any state may by special agreement confer if parliament by law provides for the exercise of such jurisdiction and powers by the Supreme Court। ठीक है, एक बार पढ़ने के लिए काफ़ी है, हमें तो इसका नंबर ध्यान रखना है। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि हमारा 138 में है। 139 भी पढ़ लीजिए, ये भी मेरे हिसाब से अच्छी है। 139 भी मेरे हिसाब से अच्छी है। लगातार पढ़ने वाली सेक्शन से देखिए, ये आपको पढ़ना पड़ेगी लगातार आपके, हाँ पूरा पढ़ने वाली, कुछ सेक्शन छोड़ सकते हो बस, सॉरी आर्टिकल्स छोड़ सकते हो, बाकी का सारा पढ़ना पड़ेगा। अभी तो हमें देखिए इस ये वाला जो हमारा बीच का पोर्शन छोटा हुआ था, वो छूटा हुआ था हमारा, देखिए 125 से लेकर आर्टिकल 160 तक छूटा हुआ था। तो आज अभी इस वीडियो में हम 160 तक पूरा कंप्लीट करते हैं एंड देन नेक्स्ट वीडियो में आपका 214 तक हुआ था वहाँ पर। ठीक है, तो 214 के बाद 215 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अभी हम पढ़ रहे हैं 139। कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। रिट से संबंधित देखिए हम आर्टिकल 32 देख चुके हैं और आगे अभी आएगा। रिट निकालने की शक्ति है, देखिए जब यदि किसी के फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका वायोलेशन हो रहा है, ठीक है, तो फिर उसके लिए रिट हम 32 में देख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के में रिट लगती है, 5 तरह के रिट्स के बारे में देखिए वो सब रिवीजन हो रहा है आपका। ठीक है, और एक और रिट के लिए है वो 226 भी है रिट के लिए। तो देखिए ये अब इससे पहले एक आर्टिकल रिट के बारे में ही बताया गया है, 5 तरह की रिट के बारे में, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस है उन दोनों से। 32 और 226, इनके अलावा 139 क्या है देखिए। कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स। संसद, ये 139 मेरे हिसाब से ध्यान रखिए अभी तक पूछी नहीं गई है, लेकिन हाँ अब पूछी जा सकती है। 139, संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के खंड 2 में, आर्टिकल 32 वही 32 देखिए मैंने अभी जो बताया उसके क्लॉज 2 में ही तो ये बताया गया है कि 5 तरह की रिट्स निकाल सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न, अंडरलाइन करिए, मतलब उनसे भिन्न जो प्रयोजन वहां पे बताए गए हैं उनसे भिन्न किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए, वो प्रयोजन वहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताए गए हैं, उनसे भिन्न किन्हीं प्रयोजन के लिए ऐसे निर्देश, भिन्न अंडरलाइन करिए, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। उनसे भिन्न प्रयोजनों के लिए ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत वही 5 तरह के रिट बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा और उत्प्रेषण रिट है, या उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी। ध्यान रखिए 5 तरह के रिट्स के लिए इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जिसमें 5 तरह की रिट्स के बारे में जानकारी होगी, कब वो रिट निकाली जाएगी, ये पूरा डिटेल उसमें जानकारी मिलेगी। थोड़ा सा एक लेंदी टॉपिक है इसलिए मैं इसे अभी यहाँ छोड़ रहा हूँ। 5 तरह के रिट्स वो आपके 3 आर्टिकल्स को बराबर कंप्लीट करेगी, 32, 139 और 226। वो वीडियो आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। हो सकता है कमिंग इसके बाद तो मैं देखिए 215 से लूँगा और 215 से आर्टिकल लेने के बाद फिर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होगा तब आपके लिए एक ये रिट्स से रिलेटेड एक वीडियो अवश्य मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक मैंने और स्टूडेंट्स आपसे प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो अभी तक के जितने कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट देखिए बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, तो ये जितने भी आईएमपी अमेंडमेंट्स हैं
वो सारे अमेंडमेंट्स का एक वीडियो आपको मिलने वाला है कुछ समय में। स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत हो रही है आपके लिए। देखिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए अब हम 139 में 5 तरह की रिट के बारे में देख चुके हैं कि संसद जो है सुप्रीम कोर्ट को ऐसा बनाने की शक्ति, ऐसी रिट का जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकेगी। 5 तरह की। कैसे प्रयोजन? जो कि 32 में दिए गए हैं क्लॉज 2 में, मतलब मूल अधिकारों का यदि हनन हो रहा है तो फिर उसके लिए वहां पर 5 तरह की। तो उन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए संसद सशक्त कर सकेगी। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये बात हमारी 139A है। उसके बाद 139 है। देखिए 139A आप छोड़ सकते हो, 139A छोड़ सकते हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया। 140 ज़रूर अच्छा है, 140 ज़रूर अच्छा। उच्चतम न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियाँ, एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत ना हो। डेफिनेटली असंगत तो होना भी नहीं चाहिए, और जो उस न्यायालय को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो, तो ऐसा ही देखिए अनुपूरक शक्तियाँ संसद जो है, अनुपूरक शक्तियाँ संसद प्रदान कर सकती है उच्चतम न्यायालय को। ये हमारा दिया गया है 140 में। नंबर से ही ध्यान रखिएगा, एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आनुषांगिक शक्तियां। Parliament may by law make provision for conferring upon the Supreme Court such supplemental powers not inconsistent with any of the provisions of this Constitution as may appear to be necessary or desirable for the purpose of enabling the court more efficiently, more effectively to exercise the jurisdiction conferred upon it by or under this Constitution। बहुत अच्छी बात है। देखिए 140 आर्टिकल 140, उसके बाद 141 भी अच्छा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। देखिए सुप्रीम कोर्ट से नीचे देखिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से नीचे देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग यदि पेश की जाती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट की रूलिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश की जा रही है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हाई कोर्ट की बात मानना पड़ेगी। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट में यदि रूलिंग पेश की जा रही है तो हाई कोर्ट को वो बात मानना पड़ेगी। ये उन पर आबद्ध कर है, ये आबद्ध कर है। यही 141 है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India। 141, 142 भी अच्छा है। आर्टिकल 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एटसेट्रा। उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगा। एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर्स के बारे में बताया गया है। देखिए तो भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र कहीं पे भी
ये कहीं पे भी उसका एनफोर्समेंट हो सकता है। नियम कौन बनाएगा, देखिए उसके लिए संसद उसके लिए विहित बना। यदि ऐसा कोई नियम नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन है, तो फिर राष्ट्रपति आदेश द्वारा जैसा बोलेंगे वैसा वहां पर उसका एनफोर्समेंट किया जाएगा। ये एज इसमें मेंशन है 142, ये नंबर वाइज ही पूछा गया है। देखिए आपका 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण, कहाँ प्रवर्तन एनफोर्समेंट के बारे में एक कोटि मैंने देखा था एक जगह एक बुक में, तो वो भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र कहीं पे भी उसका एनफोर्समेंट कराया जा सकता है। यही 142 है। उसके बाद देखिए 143 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल। 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसमें एक चीज आपको मिलेगी, देखिए एक चीज होती है पब्लिक इंटरेस्ट जनहित और एक होती है पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो पब्लिक इंपॉर्टेंस का यदि कोई विषय है तो फिर ध्यान रखिए राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेते हैं और उनको उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट परामर्श देती है। 143 बहुत अच्छा नंबर है, आप ध्यान रखिए इसको। 143 ये उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में से बताएगा। अब हम इसको पढ़ते हैं, देखिए क्या है। यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होने की हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति और ऐसे व्यापक महत्व का, इसे अंडरलाइन करो आप, इसे अंडरलाइन करो, इसे यही ओटी में आया था। व्यापक महत्व का प्रश्न यदि होता है और जनहित का प्रश्न नहीं, जनहित का नहीं, व्यापक महत्व का प्रश्न यदि है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है। देखिए समीचीन एक वर्ड है जो आपको, आप जब मेंस जब दोगे, मेंस भी देना है डेफिनेटली। आप वशिष्ठ लॉ क्लासेस के वीडियोस देख रहे हो, आप सभी प्री में सिलेक्ट तो होगे ही, मेंस भी आपको देना, मेंस में भी सिलेक्ट होगे और इंटरव्यू में भी होगे, फाइनली सिलेक्शन भी आपका होगा। जब मेंस जब आप दोगे ना, तो मेंस में देखिए ट्रांसलेशन जो मिलेंगे उसमें आपको एक समीचीन वर्ड अधिकतर वो पूछा जाता है। ये लोग हमेशा ट्रांसलेशन के, क्योंकि थोड़ा सा एक कॉमन वर्ड है लेकिन पता नहीं होता। तो समीचीन मतलब होता है देखिए बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक। इसको आप इसकी हिंदी लिख सकते हो बहुत आवश्यक, और इंग्लिश में इसको एक्सपीडियंट कहते हैं, एक्सपीडियंट कहते हैं। तो ये एक्सपीडियंट भी हमें ध्यान रखना है और समीचीन को बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो यदि उसकी उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक हो गया है, कब, कौन सा विषय, व्यापक महत्व का, पब्लिक इंपॉर्टेंस का, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। इफ एट एनी टाइम इट appears to the president that a question of law or fact has arisen or is likely to arise which is of such a nature and of such public importance, underline करिए, that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to that court for consideration and the court may, after such hearing as it thinks fit, report to the president इट्स ओपिनियन देयर ऑन। ये हमारा हो गया कंप्लीट आर्टिकल 143, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए। 145 अब आप देख सकते हैं, देखिए न्यायालय के नियम आदि, न्यायालय के नियम आदि, रूल्स ऑफ कोर्ट एटसेट्रा। न्यायालय के नियम, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट नियम किस किस विषय में बनाएंगे ये हमारे लिए इसमें मिलेगा 145 में। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति, न्यायालय में कैसे काम होगा, न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के साधारणतः विनियमन के लिए नियम बना सकेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात उस न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के एडवोकेट्स के बारे में नियम, कैसे क्या विधि व्यवसाय उनके लिए करना ये उनके नियम, अपील सुनने के लिए प्रक्रिया के बारे में नियम, अपीली संबंधी अन्य विषयों के बारे में जिनके अंतर्गत वह समय भी है जिसके भीतर अपीलें उस न्यायालय में ग्रहण की जानी है, वो सारे नियम बनाने की शक्ति। देखिए ये हमारे 145 आपका इसी तरीके से पूछा गया है, न्यायालय के नियम
जो है वो किस आर्टिकल में है, तो 145 में है। किसका अनुमोदन, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। कौन बनाता है, सुप्रीम कोर्ट बनाता है नियम। भाग 3 द्वारा, हमारे भाग 3 आपके मूल अधिकार हैं। देखिए, प्रदत्त अधिकारों में से किसी का प्रवर्तन कराने के लिए उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियम, ठीक है, और 139A के अधीन उस न्यायालय में कार्रवाइयों के बारे में नियम। ये पूरा आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, ये सब आप जमानत मंजूर करने के बारे में नियम है ना, कार्रवाइयों को रोकने के बारे में नियम, सारे नियम बनाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को है आर्टिकल 145 में। इसका 145 का एक 3 वाला क्लॉज और देख लीजिए आप लोग। जिस मामले में, ये 3 मेरे हिसाब से अच्छा, इसे आप अंडरलाइन कर करके पढ़िएगा। जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, विधि का यदि कोई संविधान का निर्वचन, ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई यदि प्रॉब्लम आ रही है, उसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या इस संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन 143 के अधीन निर्देश, वो निर्देश दिया था ना उन्होंने, किसने, राष्ट्रपति ने, किसको, सुप्रीम कोर्ट के लिए, निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन, किसके लिए, परामर्श देना है, व्यापक महत्व का प्रश्न यदि है तो 143 अब भी तो पढ़ा हमने जस्ट पीछे, तो वही चीज इसमें है। देखिए, प्रयोजन के लिए यदि वो वाला कोई मैटर है 143 वाला, या फिर संविधान के निर्वचन के बारे में इंटरप्रिटेशन, यदि उसका कुछ का कुछ मीनिंग, देखिए वो तो मीनिंग का अर्थ, देखिए बाद में भी अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से होता जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि ये यदि उसके बारे में, संविधान के निर्वचन के बारे में कोई यदि प्रश्न अंतर्वलित है तो उसका विनिश्चय करने के लिए और 143 के अधीन, और मतलब या फिर 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। ये ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। कितने कम से कम जजेस होंगे वहां पर, 5 जजेस की बेंच होगी, 5 जजेस की बेंच होगी। ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आपका उसके बाद 145 का 4 भी देख लीजिए। उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाएगा, ओपन कोर्ट में ही सुनाएगा, अन्यथा नहीं। और अनुच्छेद 143 के अधीन प्रत्येक प्रतिवेदन खुले न्यायालय में सुनाई गई राय के अनुसार ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। No judgment shall be delivered by the Supreme Court save in open court। ओपन कोर्ट वाली बात ध्यान रखिए, ये हमारा 145 के क्लॉज 4 में है, क्लॉज 4 में है। एंड नो रिपोर्ट शैल बी मेड अंडर आर्टिकल 143 सेव इन अकॉर्डेंस विद एन ओपिनियन ऑल्सो डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट। बहुत अच्छे सेक्शंस है, ये ध्यान रखिए। 145 का 3 और 4 मत भूल जाना, और प्लस 145 में इतना ध्यान रखना कि इसके न्यायालय के नियम कौन बनाएगा, तो उच्चतम न्यायालय, किसके, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। बस इतना ही ध्यान रखोगे, आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद पढ़ने वाला एक हमारा आर्टिकल बचता है आपका 148, अध्याय 5 पढ़ रहे हैं हम। देखिए, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको आप ध्यान करिए। मेरी शेड्यूल वाला एक वीडियो, उसमें मैंने बताया था आपको, शेड्यूल 2 के पार्ट ई में भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। तो देखिए, ये जो है ये कंट्रोलर नहीं है, उसमें भी मैंने बताया था, स्टूडेंट बहुत गलती कर जाते हैं इसमें, कंट्रोलर नहीं है, कॉम्प्ट्रोलर है, ध्यान रखिए। इंग्लिश मीडियम वाले भी गलती कर जाते हैं, इवन हिंदी मीडियम वालों से तो हो ही जाती है इसमें, लेकिन हिंदी में तो क्लियर है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नॉट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए, इनके बारे में पढ़ने से पहले हम अभी ये समझ लें, मैंने आपको बताया था, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि देखिए, हम जो भी ऐसी पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये भी हमें पता होना चाहिए कि पहले कौन थे और अभी वर्तमान में कौन हैं। तो CAG पहले थे आपके बी नरहरि राव, फर्स्ट CAG ऑफ इंडिया, वी फॉर वैन, वी डॉट नरहरि
राव, ये आपके थे फर्स्ट CAG ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अभी रिसेंटली कौन है, तो देखिए अभी तक तो राजीव महर्षि जी थे, लेकिन वो अब उनके बाद आपके गिरीश चंद मुर्मू जी अब आपके CAG हैं। रिसेंटली अभी बनाया गया है इन्होंने, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। गिरीश चंद मुर्मू ये आपके वर्तमान CAG हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं CAG का आर्टिकल 148। ये 148 से लेकर 151 तक बस इतने ही आर्टिकल में है। ये भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का एक CAG होगा जिसको राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनाते हैं अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, और उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिस आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। ध्यान रखिए, उसी रीति और उसी आधार पर। ठीक है, तो ये आपका हुआ 148 का क्लॉज 1। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपके लिखी नहीं है लेकिन आप अलग से नोट कर सकते हैं इसमें, कि इसमें लिखी नहीं, बुक में नहीं मिलेगी आपको, लेकिन एक्चुअल में वो है ना। क्या है, CAG का कार्यकाल कितना होता है? CAG का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है और इनकी सेवानिवृत्ति, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ही तो इनको देखिए हटाए जाने वाली बात है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज 65 तक रहते हैं, इनकी भी सेवानिवृत्ति 65 तक है। ठीक है, अब इनमें से जो भी पहले हो जाए, तो ये आपका 65 ईयर्स तक अपनी पोस्ट पे रहते हैं, या फिर 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है CAG का। ये अच्छे से ध्यान रखिए। अब इसके बाद इसमें एक इसका ये तीसरी शेड्यूल के शपथ लेते हो। देखिए शपथ में 3 अक्षर है इसलिए तीसरी शेड्यूल है, ये मैं शेड्यूल में स्पष्ट बता ही चुका हूँ आपके लिए। तो तीसरी शेड्यूल में जो भी आपका शपथ का और प्रतिज्ञान का फॉर्म है उसी के हिसाब से शपथ ये भी लेते हैं, सभी इसी हिसाब से शपथ लेते हैं तीसरी शेड्यूल के हिसाब से। अब इसका देखिए, अब इसका 4 वाला सबसेक्शन पढ़ लीजिए मेरे हिसाब से। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। हाँ, ये अच्छा है क्लॉज 148 का 4 हमें ध्यान रखना है। 148 का 4 ध्यान रखना है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। ना तो केंद्र सरकार के जॉब में कहीं रह पाएंगे ये, ना स्टेट गवर्नमेंट में कहीं जॉब इनको मिलेगा। CAG जब इतने बड़े पद पर आप रह चुके हो तो आपको वैसे भी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें लिखा है देखिए 148 के क्लॉज 4 में स्पेसिफिकली। चलिए अब आपका पढ़ने वाला जो बचता है आर्टिकल, अब आता है भाग 6। तो देखिए भाग 6 मैंने आपको पहले भी जब राज्य की परिभाषा सबसे पहले आर्टिकल में मिली थी 12 में, आर्टिकल 12 में आपको राज्य की परिभाषा मिली थी, उसके बाद आपको आर्टिकल 36 में मिली थी, उसके बाद अब राज्य की परिभाषा है 152 में। एक प्रश्न आपका ऐसे ही आया था, ध्यान रखिए, एक प्रश्न आपका ऐसे ही आया था, राज्य की परिभाषा हमारे आर्टिकल किस किस आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें दिया गया 12, 36, 12, 36 एंड 152 एंड 308। एक आर्टिकल आप लोग नोट कर लीजिए, अभी अपन ने पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे अब कुछ 1-2 वीडियोस के बाद आपका वो आर्टिकल भी आ जाएगा। 308 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। एक जगह आप बाकायदा अपने रजिस्टर में लिख लीजिए कहीं पर, या आप बुक में है तो बुक में भी लिख लीजिए, बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें लिख लीजिए राज्य की परिभाषा 12, 36, 152 एंड 308। इन 4 आर्टिकल्स में आपको राज्य की परिभाषा मिलेगी। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। अब है देखिए 31 अक्टूबर 2019 से सभी एक्ट्स में संशोधन हो चुका है। राज्य अब वो जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 2 लद्दाख भी बन गया है और उसमें से देखिए जम्मू कश्मीर वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ध्यान रखिए ये हमारा 152 भी राज्य की परिभाषा ही है। अब हम पढ़ते हैं देखिए भाग 6 में कार्यपालिका अध्याय 2।
अध्याय 2 है कार्यपालिका। इसमें 153 आर्टिकल राज्यों के राज्यपाल। छोटी सी ट्रिक यहां भी बनती है, छोटी सी ट्रिक यहां बनती, छोटी सी ट्रिक यहां बनती। देखिए आपका देखिए राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में थे, पीछे पेजेस टर्न करिए आपको पता चलेगा राष्ट्रपति 52 में थे। उसके बाद उसमें देखिए मैंने बताया था कि मैंने 2 नंबर्स आपको याद रखने के लिए बोले थे, 11 एंड 101, दोनों लकी नंबर है। हम इनको जैसे किसी को दक्षिणा देते हैं तो 11 रुपए 101 रुपए ऐसे करके देते हैं ना, तो ये लकी नंबर से दोनों, इसलिए हम इनको देते हैं। तो 11 हमने 52 में 11 ऐड किया था तो हमारा 63 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मिला था हमें। 52 + 11 = 52 + 11 = 63, मतलब उपराष्ट्रपति हमें मिले। और उपराष्ट्रपति के बाद फिर उस संवैधानिक बड़ा पद कौन सा है, वो है राज्यपाल। तो 52 में हमने 101 ऐड किया, राष्ट्रपति में ही हमने 101 ऐड किया तो 153 हमें मिल गए। तो हमारे अब 3 क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में यदि आते हैं तो हमें सिर्फ राष्ट्रपति का पता होना चाहिए। 52 आर्टिकल 52 में है जो जनरली पता ही रहते हैं, तो वो 52 में हम 11 ऐड करेंगे तो उपराष्ट्रपति मिलेंगे 63, और यदि 101 ऐड करेंगे तो 153 हमें राज्यपाल मिलेंगे। बहुत अच्छे, देखिए 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। हो सकते हैं, देखिए इसका मतलब यही है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं, ठीक है, और होते भी है, हमने देखे भी है। चलिए 153, अच्छा अब 153 से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए स्टूडेंट्स के प्रथम राज्यपाल, हम मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं ना, MP-CJ2 एंड MP-ADPO, तो हमें पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो नोट कर लीजिए, उनका नाम था डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। वर्तमान में कौन है, तो देखिए अभी लालजी टंडन जी जो थे उनकी डेथ हो गई, तो उनके बाद आनंदीबेन पटेल जो हैं उनके लिए राज्यपाल बनाया गया है। तो अभी वर्तमान में राज्यपाल वही हैं। आर्टिकल 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। ये हमारा 154 हुआ। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, देखिए स्टेट गवर्नमेंट की जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वो राज्यपाल में नहीं होती, मतलब इनका हेड जो होते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं इनके हेड होते हैं राज्यपाल, इन्हीं में नियत होती है, राज्यपाल में ही नियत होती है। चलिए इसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति, आर्टिकल 155, और इस राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ध्यान रखिए, अंडरलाइन करिए, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ये ध्यान रखिए। 156 देखिए ये भी अच्छा है, राज्यपाल की पदावधि उसी तरह रहती है, देखिए जैसे राष्ट्रपति की है वैसे उपराष्ट्रपति की, वैसे ही है राज्यपाल की, कोई अंतर नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जिन्होंने नियुक्त किया है उन्हीं के प्रसाद पर्यंत तक पद ग्रहण धारण करेंगे। द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। द गवर्नर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड address to the president resign his office। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। पद त्याग सकने वाली बात है। देखिए 156 राज्यपाल की पदावधि, और ये कितने वर्ष तक रहेंगे, 5 वर्ष तक रहेंगे। ये ध्यान रखिए, ये आपका 3 में लिखा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 157। अच्छा इसमें परंतु और पढ़ लीजिए, 156 थोड़ा सा बचा है उसका, क्या है देखिए, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, प्रोवाइडेड दैट अ गवर्नर शैल नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म
कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जब तक उनका सक्सेसर नहीं आ जाते तब तक उस पद पर वो बने रहेंगे, ठीक है। तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ये हमारा आर्टिकल 156 कंप्लीट हुआ। और 157 देखिए, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, आपका क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। तो कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। 35 ईयर्स, ध्यान रखिए। नंबर नेक्स्ट इसका देखिए, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। एक्चुअली होते तो देखिए वही है, लेकिन जब इनको शपथ दिलाई जाती है उससे पहले वो स्थान इनका रिक्त हो जाता है, मतलब वो रिजाइन दे देते हैं वहाँ से। यदि एमएलए हैं या एमपी है तो इनसे वहाँ पे उनका रिजाइन दे दिया जाता है, उनको वो रिजाइन दे देते हैं। उसके बाद फिर ये राज्यपाल बन जाते हैं। तो इसीलिए देखिए, क्योंकि देखिए जो रूलिंग पार्टी है वो अपने ही सांसदों, अपने विधायकों में से किसी को राज्यपाल बनाती है। जनरली तो ऐसे ही होता रहा है अब तक। तो देखिए ये जो है वो अपनी जो सांसदी है या विधायकी है उससे त्यागपत्र देते हैं और उसके बाद राज्यपाल बनते हैं। तो देखिए किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी ऐसे राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है, यदि हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण की तारीख से ही रिक्त कर दिया है। बस तो यही वाली बात तो होती है देखिए जनरली। चलिए, राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल बिना, राष्ट्रपति जैसे ही पूरा बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, ये सब देखिए। अच्छा, उसके बाद राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। पूरा वर्ड बाय वर्ड आप पढ़िए, एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन इसका राज्यपाल के लिए पद के लिए शर्तें 158 में है, ये ध्यान रखना बस। उसके बाद 159, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ या प्रतिज्ञान राज्यपाल द्वारा 159 में है, 159 में है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 60 में है। अरे वाह, कितनी अच्छी ट्रिक बन गई आप लोगों के लिए। देखिए अब भी हाल तुरंत राज्यपाल, अब राष्ट्रपति का तो ध्यान रहता है। राष्ट्रपति का इसलिए ध्यान रहता है क्योंकि ये आर्टिकल 60 जो है वो हमारा वही आर्टिकल है जो आर्टिकल 394 में लिखा है कि कौन कौन से आर्टिकल तुरंत प्रभाव में आ गए, है ना। तो हमने वो अच्छे से उसको ध्यान रखा है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान तो ये 60 में है। राष्ट्रपति शपथ जो लेते हैं ना, आर्टिकल 60 में है, 60 में। तो अब राष्ट्रपति 60 में है और राज्यपाल का हमें पता लगाना है, तो 59 + 1 60, और 159 में ही तो है, 159 में ही तो है। यानी हमें कुछ ना कुछ क्लू तो मिल रहा है कहीं से। यदि भूल रहे हैं तो याद है तो बेहतर है, याद है तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन कहीं से यदि हम भूल रहे हैं, ऑप्शंस दिए हैं 157, 158, 169 और 159, तो फिर हमें किस पर टिक लगाएंगे हम? तो हमारा दिमाग फट से जाएगा वहाँ पर। हमें राष्ट्रपति का तो याद है, तो आपको अच्छे से क्लू हो जाएगा, अच्छे से उस चीज को आप रिकॉल कर लोगे कि वशिष्ठ सर ने बताया था कि 59 + 1 60। अच्छा हाँ, 159 में है, तो फिर आप नहीं भूलोगे। अदरवाइज देखिए, और आपका सही हो जाएगा। आपको तो सही से मतलब है ना, एक नंबर से मतलब है, किसी तरीके से भी आए तो ये 159 नंबर, आप इसको कहीं छोटे से पेपर में एक जगह अपने साइड में लिख लीजिए। 59 + 1 = 60, और 159 में ही तो है ये। तो आर्टिकल 159 अब नहीं भूलोगे आप लोग। 60 और यहाँ 159, दो ही तो होते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो इनका देखिए बड़े बड़े संवैधानिक पद, बाकी राष्ट्रपति भी है, लेकिन इनकी जो शपथ बताई गई है, राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा 60 में और राज्यपाल की आपकी 159 में।
चलिए, अब ये राज्यपाल द्वारा शपथ है प्रतिज्ञान, अब पढ़ते हैं किसके समक्ष लेंगे, क्या लेंगे। प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, ध्यान रखिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, राज्यपाल ना राज्य के लिए है तो इसलिए हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस या उनके अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम जो सीनियर मोस्ट होंगे, यदि वो नहीं है, यदि वो किसी काम से गए हैं, ठीक है, यदि वो छुट्टी पर है, अनुपस्थित है, तो उनकी अनुपस्थिति में जो उस न्यायालय में मतलब हाई कोर्ट में ही जो ज्येष्ठतम है, सीनियर मोस्ट है, उनके समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेंगे। शपथ का फॉर्मेट देखिए वही है, फॉर्म वही है जो शेड्यूल 3 में है। 160 देखिए, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, ये डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसीज, सर्टेन कंटिजेंसीज में उनके क्या देखिए कृत्यों का निर्वहन, इसके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो भी वो ठीक समझते हैं। मतलब एक तरीके से उनके लिए एक्स्ट्रा पावर दी गई है 160 में। 161 में ध्यान रखिए, ये भी 160 अच्छा आर्टिकल है, और 161 तो देखिए अब हम वही पढ़ चुके हैं। आपका 72 में हमने +89 किया था, तो वही क्षमादान की शक्ति हमें मिली थी, ठीक है, राज्यपाल की शक्ति मिली थी, वहाँ पर राष्ट्रपति की है 72 में, और यहाँ पर 161 में राज्यपाल की है। तो अब ये हमारा देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन आपका 214 तक, 214 तक अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा अगला वीडियो जो आपको मिलेगा देखिए वो मिलेगा 215 से, आर्टिकल 250। अब ज़्यादा नहीं बचा है, ध्यान रखिए, अब 1 या 2 वीडियोस बस, उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। 215 से हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।